गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने ब्रिटिश संसद स्टार्ट किया था। उसमें हम देख चुके थे कि ब्रिटेन के अंदर जो है संसद को क्या कहा जाता है और उसकी प्रभुसत्ता क्या है, या ब्रिटेन की जो संसद की प्रभुसत्ता है उसके क्या अर्थ है। और इसी प्रकार से हमने देखा था कि ब्रिटेन की जो संसद है उसकी शक्तियों में ह्रास क्यों होता जा रहा है। और उसके बाद हमने देखा था कि ब्रिटिश संसद की शक्तियों में ह्रास के प्रमुख कारण। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है उसके दो सदन हैं, एक तो है कॉमन सभा और दूसरी है लॉर्ड सभा। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है कॉमन सभा। तो कॉमन सभा की जो रचना है और संगठन है वो देखते हैं हम। तो इस समय जो है ब्रिटेन कॉमन सभा के सदस्य की जो संख्या है 659 है और सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार सदस्य संख्या 630 थी। 1983 में ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 है। 1997 में कॉमन सभा के लिए संपन्न चुनावों में निर्वाचित 659 सदस्यों में से 529 इंग्लैंड से, 72 स्कॉटलैंड से और 40 वेल्स से और 18 उत्तरी आयरलैंड से कॉमन सभा में पहुंचे हैं। कॉमन सभा के द्वारा लगभग 75,000 मतलब उम्मीदवार के द्वारा 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये इसका संगठन हुआ है, इसका गठन हुआ है कॉमन सभा का। अब हम देखते हैं कि कॉमन सभा के कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं योग्यता। तो वो इंग्लैंड का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर हो और उसका नाम मतदाता सूची में हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और वो देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए तैयार हो। तो ये तो उसकी हैं योग्यताएं। अब हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति कॉमन सभा के सदस्य नहीं बन सकते या अयोग्यताएं क्या हैं। तो जो व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य हो, तो जो व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य होगा वो लोक सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि एक ही सदन की सदस्यता आवश्यक है। या तो आप लॉर्ड सभा के सदस्य बन सकते हैं या फिर आप लोक सदन के सदस्य बन सकते हैं। जो विदेशी हों, जो बाहर के होंगे, वो भी लोक सदन के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। जो नाबालिग हो, यानी कि जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हो, जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हों, ये व्यक्ति भी लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। जो शासकीय कर्मचारी हों, तो जो शासकीय कर्मचारी है वो भी लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता। और जो प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह सरकार द्वारा लाभान्वित होते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। अब तो इस प्रकार देखते हैं हम कि कौन कौन व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते हैं और नहीं बन सकते। योग्यता और अयोग्यता हमने देखी। अब हम देखते हैं कॉमन सभा का कार्यकाल। क्या कार्यकाल है इसका? तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष है और आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, जिस तरह की प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया था। अब है कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। जो कॉमन सभा के सदस्य होते हैं उनको क्या क्या अधिकार, विशेषाधिकार मिले होते हैं कॉमन सभा के या लोक सदन के सदस्य होने के नाते। तो सबसे पहला है कि सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता। तो लोक सदन के जो सदस्य होते हैं वो भाषण देने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों के अतिरिक्त बिना किराया रेल भत्ते की रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। ये भी उनका विशेषाधिकार है। उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये उनका विशेषाधिकार है कि यदि सदन का अधिवेशन चल रहा है तो सदन के अधिवेशन के चलने के 40 दिन पूर्व और ख़त्म होने के 40 दिन पश्चात तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी दीवानी मुकदमे में। कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश सम्राट तक पहुंचने का अधिकार है। तो कॉमन सभा के सदस्य सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंच सकते हैं। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार। तो कॉमन सभा की जो कार्रवाई होती है उसके नियंत्रण का अधिकार भी कॉमन सभा को होता है। और यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करे
तो सदन उसे दंड दे सकता है। तो इस प्रकार से ये इनके विशेषाधिकार है। अब हम देखते हैं इनका वेतन। तो कॉमन सभा के जो सदस्यों को 47,008 पाउंड वेतन दिया जाता है और लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, किंतु लॉर्ड सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए कतिपय भत्ते दिए जाते हैं। इसी प्रकार से सदन का जो अधिवेशन है, कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होता है। ब्रिटेन में ये परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से इसके जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन होते हैं, तो कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है और ब्रिटेन में कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से जो अन्य इसके अतिरिक्त भी अन्य पदाधिकारी होते हैं इसके, जैसे साधन समिति का अध्यक्ष, संसद का लिपिक, सार्जेंट एट आर्म्स और संदेशवाहक आदि। तो इस प्रकार इनके वेतन, सदन का अधिवेशन और पदाधिकारी कार्य करते हैं। अब देखते हैं हम कॉमन सभा के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य जो मुख्य कार्य है इसका वो है विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो विधि निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश कॉमन सभा की शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, असीम हैं और ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नामात्र की है और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। तो विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा का कोई कंपैरिजन या कोई तुलना किसी भी अन्य संस्था से नहीं की जा सकती। इसका कारण ये है कि ब्रिटेन के अंदर एकात्मक शासन है, तो शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। तो जितने भी विषय हैं उन सब विषयों पर कॉमन सभा के द्वारा कानून बनाया जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भी नहीं है, तो इसलिए न्यायपालिका जो है कॉमन सभा के द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित भी नहीं कर सकती। तो इस प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में ये इसकी शक्तियाँ असीम हैं। अब हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो ब्रिटेन में जो कार्यपालिका पर नियंत्रण है केवल कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कॉमन सभा के सदस्य जो है मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वह उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है और वह उस सदन में बहुमत दल का नेता भी होता है। तो कार्यपालिका एक तरह से कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगला है इसके अंदर वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो इंग्लैंड में एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसके द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात 1 माह का समय बीत जाने पर यदि लॉर्ड सभा उसे स्वीकार न करे तो भी वो दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ मान लिया जाता है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो वित्तीय क्षेत्र के अंदर कॉमन सभा के पास अंतिम शक्ति होती है। अन्य कार्यों के अंदर हम देखें तो अन्य कार्यों में कॉमन सभा के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं वह है जनता की राय को अभिव्यक्त करना। जो इसकी बैठकें होती हैं इसके अंदर जो डिस्कशन होते हैं वो सब जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। लोगों को शिक्षण देना, क्योंकि इनकी कार्रवाइयों से जनता डायरेक्ट इनको देखती है सदन की कार्यवाही को, तो जनता देख सकती है कि सरकार के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति हैं या जिन व्यक्तियों को हमने चुनकर भेजा है वो हमारे लिए क्या कार्य कर रहे हैं। जनता की शिकायतों तथा कष्टों को सुनने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। अब हम देखें, ये हमने देखा कि कॉमन सभा की क्या क्या कार्य हैं, कार्यपालिका संबंधी, विधायी संबंधी, वित्तीय संबंधी और अन्य कार्य। इस आधार पर ये कहा जाता है कि कॉमन सभा विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन है और सर एडवर्ड कोक ने कहा है कि संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि तथा पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ब्लैक स्टोन के अनुसार वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्त ना हो।
कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन है। इसके निम्न कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है कि कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है, क्योंकि ब्रिटेन में जो संसद शब्द का व्यवहार में मतलब कॉमन सभा से है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि वह केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव, तो इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, उसकी कार्रवाइयों का न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। तो मैंने बताया था आपको पहले भी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है और वहाँ की न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यही कारण है कि वहाँ की न्यायपालिका संसद द्वारा पारित या कॉमन सभा द्वारा पारित कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। इसलिए जो है ये शक्तिशाली प्रथम सदन है। संविधान में संशोधन का अधिकार है कि कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है उसी ढंग से वो संविधान में परिवर्तन भी कर सकती है। तो अगला है इसके अंदर लास्ट, लॉर्ड सभा की गौण शक्तियाँ। और जो लॉर्ड सभा को जो शक्तियाँ दी गई हैं कॉमन सभा की तुलना में, वो बहुत दयनीय स्थिति में है। वह साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष और धन विधेयक को केवल 1 माह रोक सकती है, और कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण होता है। अतः कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली है। अब हम देखते हैं लोक सदन तथा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की तुलना करें हम, तो दोनों में क्या अंतर है। लोक सदन शक्तिशाली है, प्रतिनिधि सदन सीनेट का पिछलग्गू है। क्योंकि हमने देखा कि चाहे विधि निर्माण संबंधी हो, कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो या विधायी शक्ति हो, उसमें लोक सदन के पास अंतिम शक्ति होती है। लॉर्ड सभा कमज़ोर सदन है। यदि हम अमेरिका पर दृष्टि डालें तो अमेरिका के दोनों सदनों में प्रतिनिधि सदन कमज़ोर है, सीनेट मजबूत है, और वहाँ का जो प्रतिनिधि सदन है एक तरह से सीनेट का पिछलग्गू हो गया है। अगला है इसके अंदर लोक सदन विधि निर्माण में सर्वोपरि, अमेरिका में दोनों सदन बराबर। हमने देखा था कि यदि कोई भी विधेयक जो लोक सदन ने पारित किया है लॉर्ड सभा के पास जाता है, और लॉर्ड सभा उसे यदि 1 वर्ष के भीतर तक नहीं लौटाती तो भी वो दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ मान लिया जाता है। तो अंतिम शक्ति किसके पास हुई? लोक सदन के पास। जबकि अमेरिका के अंदर कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं होगा जब तक कि दोनों सदन उससे सहमत न हो जाएं। तो अमेरिका में दोनों सदन बराबर हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण का यदि अंतर हम देखें तो ब्रिटेन के अंदर लोक सदन कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, जबकि अमेरिका में इसका उल्टा है। वहाँ की सीनेट वहाँ की कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। वहाँ की प्रतिनिधि सभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। चुनाव क्षेत्रों में लड़ने का अंतर, यदि हम चुनाव क्षेत्रों में लड़ने के अंतर के आधार पर देखें तो इंग्लैंड में देश का नागरिक किसी भी चुनाव क्षेत्र से लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिसके चुनाव क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है। तो दोनों में अंतर है। लोक सदन का स्पीकर निर्दलीय और अमेरिकन स्पीकर दलीय। लोक सदन का जो स्पीकर होता है वो निर्दलीय होता है, और जब उसका चुनाव होता है तो ऐसे व्यक्ति पर सहमति बनती है जिस पर कि विरोधी दल और सत्तारूढ़ दल दोनों सहमत हों। तो क्योंकि वहाँ पर एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर की प्रथा कार्य करती है, और सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, लेकिन स्पीकर वही रहता है। अब स्पीकर यदि किसी दल विशेष से जुड़ा रहेगा तो वो किसी भी सरकार की सेवा उत तत्परता से या उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी दल विशेष से जुड़ा हो। तो जब उसकी दल की सरकार आएगी तब तो वो खुश रहेगा, जब विपक्षी दल की सरकार आएगी तो वो नाखुश रहेगा। इसलिए ब्रिटेन में जो लोक सदन का स्पीकर होता है वो निर्दलीय होता है, और अमेरिका में स्पीकर जो है दलीय होता है, और बल्कि वो जब वो अपने पद पर आता है तो और दलीय होने के लिए ही आता है। तो दोनों के स्पीकर में अंतर होता है, एक निर्दलीय होता है और एक दलीय होता है। लचीला संविधान होने के कारण लोक सदन संपूर्ण संविधान परिवर्तित करने में सक्षम, जबकि अमेरिकन संविधान कठोर है। तो सबसे पहली बात तो ब्रिटेन का जो संविधान है लचीला है, और वहाँ का लोक सदन जिस प्रकार से साधारण कानून पारित करता है संविधान में संशोधन भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका के अंदर यदि संविधान में परिवर्तन करना हो तो विधि निर्माण से भिन्न एक जटिल प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। तो अमेरिकन संविधान कठोर है, जबकि ब्रिटिश संविधान लचीला है। न्यायिक पुनरावलोकन का अंतर है ही सही, हमने देखा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका के अंदर संघात्मक शासन है
और संघात्मक शासन की ये विशेषता होती है कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होना ही चाहिए, ताकि वो ये देखने का कार्य करे कि संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं या नहीं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का दोनों में अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में ये अनुपस्थित है, जबकि अमेरिका में ये उपस्थित है। लोक सदन की समितियां कम शक्तिशाली। लोक सदन की समितियां जो है तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली होती हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। लास्ट है इसके अंदर, लोक सदन की जो गणपूर्ति है केवल 40 सदस्यों द्वारा हो जाती है। आप सोचो 659 मेंबर्स हैं और केवल 40 सदस्य हों तो सदन की कार्यवाही संचालित की जा सकती है, जबकि प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। तो वहाँ पर जो जब तक बहुमत नहीं होगा सदन की कार्यवाही संचालित नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। अब हम देखते हैं कॉमन सभा का स्पीकर। तो सदन की ओर से बोलने के अधिकार के कारण इसे स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का निर्वाचन जो है, पहले ये कार्य जो है सम्राट के द्वारा किया जाता था, बाद में ये कार्य सदन के द्वारा ही किया जाने लगा। वर्तमान में सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दोनों ही दलों की इच्छा से ऐसा व्यक्ति स्पीकर बनता है जो दोनों को मान्य हो, इसलिए स्पीकर का निर्दलीय होना आवश्यक है। अब देखते हैं हम स्पीकर के कार्य। स्पीकर